दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनको ठाकुर कहा जाता था। बट ब्रिटिशर्स जो थे वो उनको ठाकुर नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने उनका नाम क्या डाल दिया, टैगोर। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी ये खासियत है कि ये ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते थे। ये कहते थे कि भाई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। बायो स्केच इनका देखें तो ये 1861 में इनका बर्थ हुआ एंड 6 मई को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ये बहुत सारी स्कूलिंग चेंज करते थे एंड इनको कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में, तो ये इन्होंने एज अ प्राइवेट ट्यूटर घर पे रखा। और बहुत अमीर घर के थे तो इनके घर में आते थे लोग पढ़ाने के लिए। इन्होंने घर में ही उपनिषद, एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत जैसी चीज़ें पढ़ी। फिर उन्होंने देखा कि जो स्कूल्स हैं वो एक बुक लर्निंग की फैक्ट्री बन चुकी है, मतलब एक तरीके का बच्चे को बुक रटवा दो। और उन्होंने अंगेज थे इसके कि बुक लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चा खुद अपने दिमाग से फ्रीली रिकन्स्ट्रक्ट करे थॉट्स को। वो इंग्लैंड चले गए, बहुत अमीर थे भाई, इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाके इनका टेस्ट जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में बढ़ा। वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने लगे। बहुत ही कम समय में उन्होंने पोएम्स लिखना शुरू कर दी। उनका जो पहला कलेक्शन था पोएम्स का, वो पोइट्री 20 उम्र में ही उन्होंने शुरू कर दिया था। कहते हैं जब वो वहाँ से पढ़ के आए तो उन्होंने शांति निकेतन जैसे एक्सपेरिमेंटल स्कूल था ये जो उन्होंने इस्टेब्लिश करा था 1901 में। एंड एक्सपेरिमेंटल स्कूल कहा जाता था जिसमें कोई भी बंदिश ही नहीं होती थी, फ्रीडम ऑफ माइंड होती थी, कि फ्रीडम ऑफ इन्वॉल्वमेंट होती थी। कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी। आपको अपने दिमाग, जितना आपका दिमाग है, आपकी नीड है, उसके हिसाब से। कहते हैं कि इनसे जो ब्रिटिशर्स है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने गीतांजलि नाम का जो नोवेल था वो लिखा था। उसको मतलब ज़्यादा सराहा गया इनके गीतांजलि नामक, ठीक है, नोवेल को। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है, ये जो थे ये बिलीव रखते थे कि हमें ईस्ट और वेस्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर हमें तरक्की करनी है तो। और आपने ये सुना होगा कि हमार सोनार बांग्ला, फिर बंगाली में बहुत सारी इन्होंने भजन या फिर कह सकते हैं कि लिरिक्स जो थे बॉलीवुड को भी दिए। बहुत सारे बंगाली थे तो बंगाल्स के भी लिखे, और नेशनल एंथम जैसी और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, पोएट थे, एक तरीके का पोइट्री करते थे। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पेट्रियाटिक, इनकी जो पोइट्रीज़ होती थी वो पेट्रियाटिक होती थी। नेशनलिज्म की भावना उसमें कूट कूट के भरी होती थी और नेशनलिज्म को ही ज़्यादा प्रमोट करते थे। एम्स ऑफ एजुकेशन अगर हम देखें तो एम्स यही है कि भाई जो वो जिस फील्ड से वो बिलोंग करते थे, कि एम्स वही रहेंगे कि हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। अगर हमें उनकी रिच लिटरेचर को पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उनके जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो करिकुलम और मेथोडोलॉजी ही पेपर में आती है। तो करिकुलम क्या पढ़ाया जाएगा इनके अकॉर्डिंग, तो वो कहते थे कि हमें लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी और लिटरेचर। अगर हमें उनके कल्चर को समझना है या अगर हमें उनकी भाषा को समझना है तो हमें लिटरेचर और लैंग्वेज आनी ही चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि एक्टिविटी करवाइए और ऑक्यूपेशंस। एक्टिविटी जैसे हैंडीक्राफ्ट, जैसे महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई घर में एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी, सिंपोजियम, सोशल सर्विस की भी इन्होंने बात की। ईस्ट और बेस्ट अप्रोच लेके चलना पड़ेगा भाई। ईस्ट की तरक्की बिना वेस्ट के नहीं हो सकती, ये कि ऐसा मानते थे। कहते थे कि मीनिंगफुल एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। ये नहीं कि बुक लर्निंग फैक्ट्री बनाई जा रही है। मीनिंगफुल होनी चाहिए जो उसकी लाइफ से कोरिलेट करे या फिर उसकी दिमाग को बढ़ाए, रिकन्स्ट्रक्ट कर पाए, अपने फ्रीडम ऑफ माइंड उसका डेवलप हो या फिर वो खुद रिकन्स्ट्रक्ट करे। उनका करिकुलम ऐसा होता था। जिसमें लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी थी, बहुत सारी बहुत सारे पोइट्रीज़ लिखी थी। आपने देखा होगा कितना लेखन कार्य, एक तरीके का वो ऑथर के रूप में ज़्यादा जाने गए। ट्रैवल उन्होंने सबसे ज़्यादा किया था ज़िंदगी में अपनी। जो भी गाने गाए गए वो उनकी लिरिक्स के अकॉर्डिंग गाए गए। इसके बाद मेथड बात करें तो मेथड वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो एक जगह बैठ के स्टडी हो। टूर करें, एक्सर्शन करें, फिर भाई एग्जीबिशंस हों या फिर आप ट्रैवल करें। वो बहुत ट्रैवल करते थे, इसीलिए उन्होंने यही कहा कि बच्चे को रियल लाइफ कंडीशंस में लेके जाओ एंड उनको वैसे पढ़ाओ, टूर करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करो, इंडिया को ट्रैवल करो, ताकि वहाँ से जो रियल मीनिंग ऑफ
एजुकेशन मिल पाए। डिबेट और डिस्कशन, ये सभी ही लगभग कहते हैं कि डिबेट होनी चाहिए। जो भी क्रिटिकल इश्यूज़ हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं उन पे डिबेट हो, क्रिटिकली वो उसमें डिबेट करें, आर्ग्यूमेंट्स उनके अच्छे हों या डिस्कशंस हों। क्लासरूम के अंदर डिस्कशन करवाई जाए, एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को चीज़ों को दिमाग में भरवा दिया जाए। इस ह्यूरिस्टिक मेथड और डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है जो डिस्कवर करना, खुद बच्चा रिकंस्ट्रक्ट करता है उस प्रॉब्लम को, जानता है, फिर उसको अप्लाई करता है, अपना दिमाग उसमें अप्लाई करता है। डिसिप्लिन, उन्होंने यही कहा कि फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेल्फ फ्री, अगर हम उसके माइंड को फ्री कर देंगे तो वो अच्छे से वो काम भी कर पाएगा। ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, डिसिप्लिन होता है ना। तो डिसिप्लिन, उनको फ्रीडम देनी है, हमें फ्रीडम ऑफ माइंड देनी है, फ्रीडम ऑफ थॉट देनी है, जिससे कि वो अच्छे से कर पाए। और यही थी हमारी रविंद्रनाथ टैगोर की बायो स्केच। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते हैं कि इंटरनेशनल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके साथ एसोसिएशन करना पड़ेगा। और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी से इस पॉइंट से ही अलग होते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। पर जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे नहीं, हमें नेशनलिज्म को ही फॉलो अप करना है और यही होना चाहिए। बस यही है इनकी जो है गाथा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।